नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है तमाम दर्शकों का हमारे इस खास पेशकश में। इस वक्त हम जुड़े हैं आपके साथ एक खास मसले पर बातचीत करने के लिए। एक ऐसा मुद्दा जो पिछले काफ़ी समय से यानी या कहीं कि काफ़ी सालों से चर्चा में रहा है और कई सवाल उस पर उठते रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अब उस पर अपना फैसला, महत्वपूर्ण फैसला, बड़ा फैसला सुना दिया है। हम बात कर रहे हैं बुलडोज़र एक्शन की। जी हाँ, जिसे बुलडोज़र न्याय भी कहा जा रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से ब्रेक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में ये कार्रवाइयां हुई है लोगों के मकानों को गिराने की बुलडोजर लेकर, वो कतई संवैधानिक नहीं है, वो असंवैधानिक है और ये हो नहीं सकता है। सरकारें या फिर अधिकारी अपने हाथ में कानून को नहीं ले सकते हैं और कानून क्या फैसला करता है वो अदालतें तय करेंगी, ना कि सरकार या उसके अधिकारी ये तय कर सकते हैं कि कौन आरोपी है, कौन निर्दोष है। तो सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम चीजें कही हैं और कुछ गाइडलाइंस भी जारी की है कि अगर इस तरह की कार्रवाई होनी है और अनधिकृत अगर किसी का मकान है तो वो किस कानून के तहत और किन गाइडलाइंस के तहत वो हो सकती है और उनको फॉलो करना होगा। हमारे साथ तीन खास मेहमान इस पूरे मसले पर जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। राजनीतिक पहलू की अगर बात करें, क्योंकि राजनीतिक तौर पर यह मसला बड़ा हंगामेदार रहा है, उसके लिए शौत्रुपा जी हैं, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ मनासुर थापर साहब है, वकील भी हैं लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है, उनसे भी हम समझेंगे इसके राजनीतिक पहलू को और सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दी है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आम भाषा में आम आदमी समझ सके, इसके लिए हमारे साथ रमाकांत गौर साहब, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत वन इंडिया। धन्यवाद। सबसे पहले शौत्रुपा जी आपसे स्टार्ट करते हैं। 2017 के आसपास की ये बात है जब ये पूरा मामला जो है शुरू हुआ। बुलडोजर न्याय शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से और फिर कोशिश की जाती है कि पूरे देश में ये मॉडल जो है उसको लेजिटिमाइज एक तरह से करने की कोशिश हुई है। मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था कि 2017 से 2024 के आसपास तक लगभग 1900 ऐसी कार्रवाइयां पूरे देश में हुई और 1700 अकेले उत्तर प्रदेश में हुई। और इसे दूसरे राज्यों में चुनाव होता था, दूसरे राज्यों में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती थी तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज को बड़े जोर शोर से उठाती थी कि देखिए यूपी मॉडल। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से साफ तौर पर कह दिया, और एक अगर मैं सख्त लहजे का इस्तेमाल करूं, शब्द का इस्तेमाल करूं, एक तरह से टाइट स्लैप जिसको कहते हैं, वो हैं सरकारों के ऊपर और खासकर उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर कि आप इस तरह से मनमाने तरीके से कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। योगेश जी नमस्कार, बाकी सज्जनों को मेरा नमस्कार। देखिए, पहले ये बात तो मैं एकदम ही नहीं मानूंगी कि टाइट स्लैप है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का राय बहुत अच्छा निकला है और मैं मानती हूँ कि योगी जी बहुत ही सख्त एडमिनिस्ट्रेटर है और उन्होंने सख्ती दिखाता है, वेरी स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन कहीं भी इन इतने आंकड़ों में आप नहीं दिखा पाएंगे कि कोई भी इलीगल स्टेप लिया है। हाँ, हालांकि इमोशनली बहुत लोगों को तकलीफ हुआ होगा, डेफिनेटली घर टूटने से, बुलडोजर चलाने से मुश्किल तो होता ही है। सुप्रीम कोर्ट का राय अगर आप पूरा जो पॉइंट्स हैं, आई एम श्योर द लॉयर्स विल डू अ बेटर जॉब, बट मैंने जितना पढ़ा है, एक बात ये तो हम अपने अक्रॉस पार्टी लाइंस हम एकदम मानते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो देश चलाते हैं, जो राज्य चलाते हैं, सियासत जो चलाते हैं, वो जजमेंट नहीं दे सकता है, माना। लेकिन ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां जहां इलीगली ट्रांसग्रेस गया है, कि ट्रेसपासिंग है, कि पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर कोई जानबूझ के कोई बिल्डिंग लगाया गया है, उसको बुलडोजिंग के इजाजत है, लेकिन उसका कोई कंडीशन है, 15 दिन देना पड़ेगा या फिर उनको उन लोगों को भी अपील करने का जगह है। तो आई थिंक फ्रॉम बीजेपी वी डेफिनेटली वेलकम दिस विद दिस जजमेंट। एंड शायद मैं बीजेपी स्पोक्स पर्सन होने के नाते ये कह सकती हूँ कि ये जरूर
बैलेंस लाएगा सियासत में, जो भी स्टेट होगा, और किसी को डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मैं हरगिज़ नहीं मान सकती कि कोई ठीक भी है, बीजेपी सरकार के ऊपर एक थप्पड़ है। ठीक है। मनासिर साहब, आप कैसे रिएक्ट करेंगे? ये टाइट स्लैप नहीं है, ये थप्पड़ नहीं है, तमाचा नहीं है। कानून तो पहले भी था, इलीगल तो जाहिर तौर पर कभी अलाउड नहीं है किसी तरीके से, लेकिन इसको जैसे इम्प्लीमेंट करने की और लेजिटिमाइज करने की कोशिश हुई, राजनीतिक तौर पर आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, ये चीज को तो हमको देखना पड़ेगा कि दुनिया की जो सबसे बड़ी लोकतंत्र है वो भारत है। उस भारत वर्ष में अगर हम देखें कि इस तरीके से बुलडोजर जस्टिस या बुलडोजर इनजस्टिस चलता हो, और उसको हम 2017 से लेके 2024 तक हम इसको वेरीफाइड जस्टिस बोलते थे, इसको वैलिडेट करते थे, इसको बीजेपी के कितने स्पोक्स पर्सन इसको सराहते थे, बीजेपी के कितने कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में और बाकी प्रदेशों में भी इसका सराहना करते थे कि ये बहुत सही है। आपको सीखना चाहिए योगी जी से, यूपी एडमिनिस्ट्रेशन से, कि किस तरीके से क्विक जस्टिस दिया जा रहा है। तो उस चीज को कहीं ना कहीं भुनाया जाता था पॉलिटिकली, उस चीज को कहीं ना कहीं पेश किया जाता था कि ये बहुत बढ़िया जस्टिस सिस्टम है। और आज 7 सालों के बाद जब जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का, जो बिल्कुल ही लेजिटिमेट जजमेंट है, बिल्कुल ही करेक्ट जजमेंट है, बिल्कुल ही मॉरल जजमेंट है, बिल्कुल ही एथिकल जजमेंट है, जो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सही तरीके से रखता है और उन सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स को आईना दिखाता है कि आप गलत कर रहे थे, आप ये जो तरीका आपने अपनाया था बुलडोजर जस्टिस का या बुलडोजर इनजस्टिस का, टोटली गलत था। उसको काउंटर करते हुए सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा। तो मेरे लिए 70 साल के आजादी के बाद भी आज भी सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता है। ये कॉमन सेंस की बात है कि आपको बुलडोजर नहीं चलाना किसी के घर पे, आपके पास वो पावर नहीं है जस्टिस देने की। आप एक एग्जीक्यूटिव है, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर है, आपके पास ये ताकत नहीं दी गई कॉन्स्टिट्यूशनली कि किसी की भी फंडामेंटल राइट टू लाइफ, राइट टू लाइवलीहुड को आप चेंज कर सके, आप उसको परेशान कर सके, ये आपके पावर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को इतने सालों की आजादी के बाद भी गाइडलाइंस इशू करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं कुछ प्रदेशों के जो नहीं समझ पा रहे, उनको सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन की जरूरत पड़ रही है। और दुख की बात यह है कि इसको पिछले कुछ महीनों तक अपनाया जा रहा था, इसको पिछले कुछ दिनों तक ये बोला जा रहा था ये नया नॉर्म है, ये नए भारत का नया नॉर्म माना जा रहा था। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमको सीरियसली इसके आगे झुकना चाहिए, इसको मानना चाहिए और इसको स्वीकार करना चाहिए, तभी जाके एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो एक हम एक वर्चुअल तरीके से या एक हम ये क्या, और इसका एक मीम फैक्ट्री बनती जा रही थी, एक ट्विटर पे ट्रेंडिंग होता जा रहा था कि किसी का भी घर टूटता हुआ दिखता तो लोग उसमें तमाशा देखते थे और उसकी तालियां बजाते थे। तो ये सारी हमारे देश के लिए भी एक गलत चीज हो रही थी, जो फाइनली अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 13 नवंबर के बाद से ये सब हट जाएगी, बंद हो जाएगी, और एक सही तरीके से कानून को रिस्पेक्ट करते हुए, कानून को आदर देते हुए हम आगे बढ़ेंगे देश में। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आश्रय का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है और इसका मनमाने ढंग से उल्लंघन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाएगा। और बिल्कुल, और जस्टिस गवई ने साफ तौर पर यह कहा कि घर जो बनता है वो सिर्फ घर नहीं है, वो उसकी ज़िंदगी भर की पूंजी है, एक तरह से ज़िंदगी भर का सपना है। आप उसके ऊपर इस तरह से बुलडोज़र नहीं चला सकते हैं। हमारे साथ रमाकांत गौर साहब मौजूद है। रमाकांत जी, क्या जो हुआ अभी तक बिल्कुल लीगली हुआ? जो जाहिर तौर पर बीजेपी के अभी और भी रिएक्शन की हमें उम्मीद है कि बाकी तमाम नेता भी बोलेंगे इस पूरे मसले पर, उसको डिफेंड किया जा सकता है क्या? देखिए, जस्टिस गवई ने ये जो फैसला लिखा तो इन 4 लाइन से शुरुआत की कि अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है, इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। घर या ड्रीम होम एक व्यक्ति बहुत सपनों से बनाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्टली ये बात कही कि आप एग्जीक्यूटिव हो, आप जुडिशियल साइड में हो, सेपरेशन ऑफ पावर पे बात कही कि आप जो भी हैं, आपको रूल ऑफ लॉ को मानते हुए चलना है। और रूल ऑफ लॉ को बहुत एलेबोरेटली डिफाइन किया
जब मनस्वी जी कह रहे थे कि भाई 70 साल में के बाद भी आज ये हो रहा है, इसकी परिपाटी अगर हम देखें तो जस्टिस गवई ने इंदिरा गांधी का जजमेंट जो राजनारायण केस में लिखा गया था वो भी कोट किया कि बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाने का प्रयास, कोई भी प्रयास किसी भी पार्टी का, क्योंकि मनस्वी जी भी बेशक कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, शत्रुपा जी बेशक बीजेपी की प्रवक्ता हैं, इस देश के नागरिक भी है। अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार पे कुठाराघात होता है सिर्फ इसलिए कि उसका बेटा, भाई, बाप ने कोई अपराध किया और इस पूरे परिवार को प्रताड़ना देने के लिए उसका घर तोड़ दिया जाए, उस मोहल्ले को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, ये उचित नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली इस बात को कहा कि आप ये जो तोड़ने की परंपरा, ये जो परिपाटी चला रहे हैं, ये गलत है। इसके लिए एक नॉर्म सेट किए गए, एक कोर्ट ने डायरेक्शंस दी कि भाई पहले नोटिस देंगे, नोटिस के बाद पर्सनल हियरिंग होगी, और जो नोटिस देंगे उसमें रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स भी देंगे, उसका जवाब आएगा। उसके लिए आपके पास जी, उसके लिए मैं आपके पास वापस लौटूंगा क्योंकि हम फिर वो जानना चाहते हैं आपसे बिंदुवार की क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी ताकि आम आदमी भी जो है वो बड़ी आसानी से उसको समझ सके। वापस आपके पास मिनट आऊंगा। दे दें, मेरे को 30 सेकंड दे दें, प्लीज, मैं शत्रुपा जी के एक प्रश्न का जवाब दे दूं, फिर इस प्रक्रिया पे आ जाऊंगा। ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई आप एक भी मसला ऐसा नहीं दिखा सकते कि जहां कुछ गलत हुआ हो। इत्तेफाकन में उन्हें 9 नवंबर 2024 का एक जजमेंट जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने जाते जाते आखिरी दिन लिखा, जो बाद में हमें देखने को मिला, उसमें कहा कि मनोज जी एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने एक अखबार में लेख छापा और उस लेख छापने के बाद उनका घर तोड़ दिया गया। और जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने, 3 जजेस की बेंच ने सरकार पर 25 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई अपार्ट फ्रॉम एनी अदर एक्शन। तो ये एक उदाहरण सुप्रीम कोर्ट के ही कुछ दिन पहले के फैसले में देखने को मिलता है कि आपकी सरकार ने वहां मनोज टिब्बरवाल, एक जो सीनियर जर्नलिस्ट थे, एक अखबार में लेख लिखने की वजह से उनका घर तोड़ दिया था। तो ऐसा हुआ है, ठीक, गलती मानने में कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ये कहें कि कोई उदाहरण ही नहीं है, मैं तो 3 दिन पुराना उदाहरण दे रहा हूं जहां सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिखा। जी बिल्कुल। शत्रुपा जी, जाहिर तौर पर राजनीतिक तौर पर इस मसले के फ़ायदा उठाने की जिस तरह की कोशिश हुई, क्या आपको लगता है, ईमानदारी से आपसे जवाब हम जानना चाहेंगे, जो एग्ज़ाम्पल रमाकांत गौर जी ने कोट किया, इससे पहले भी कई एग्ज़ाम्पल हुए, वो यूपी के बाहर राजस्थान में भी हुआ है, वो मध्य प्रदेश के अंदर भी हुआ है। बीजेपी जहाँ पर कहती है कि हम इकबाल की सरकार हैं, अगर इकबाल की सरकार है तो कानून के हिसाब से कानून की सरकार भी होगी, संविधान की सरकार भी होनी चाहिए, लेकिन उस कानून का उल्लंघन करते हुए जब इस तरह की कार्रवाइयाँ होती है तो वो सवाल इस बात पर उठाता है कि क्या एक ऑटोक्रेटिक, जो इकबाल दिया है, जनता ने मैंडेट दिया है किसी भी सरकार को, ABCD कोई भी सरकार हो, क्योंकि अभी सत्ता में केंद्र और यूपी की अगर बात करें तो आप लोग हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, राजस्थान में भी है जहां ये कार्रवाइयां हुई है, तो इस इकबाल का नाजायज़ फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ ये आरोप लगते हैं और वो दिखता भी है ज़्यादातर केसेस में, उसका इस्तेमाल होता है। नहीं, एकदम नहीं योगेश जी, मैं रमाकांत जी से बहुत श्रद्धापूर्वक मैं इतना कहना चाहती हूँ। मुझे डिटेल्स मालूम नहीं है आपने जिस घटना का बोले हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट में ये इशू आया है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग दिस। बाकी जो आपने पूछा, नहीं, ये है योगेश जी, आई एम नॉट आर्ग्यूइंग अबाउट द सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, मेरा इतना अधिकार नहीं है कि मैं कुछ बोलूं उनका वर्डिक्ट के ऊपर, लेकिन ये एकदम गलत बात है कि हम किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ, जहाँ पे हमारा मैंडेट आया है, उसके खिलाफ हम परसिक्यूशन पॉलिटिक्स करते हैं, वो हम कभी नहीं करते हैं, कतई नहीं करते हैं। हाँ, सख्ती से हम सियासत चलाते हैं क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि मैंडेट हमारा है, तो फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट अगर कहीं पे थोड़ा सा सख्ती दिखाना, इवन इफ इट इज नॉट ऑटोक्रेटिक, बट थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस अगर दिखाना दरकार होता है, if it is required, we will do that because we have the mandate. But
again I'm saying, हम कहीं भी we are in fact a very responsive government. हम जो हमें मैंडेट दिया है हम उनके नीड्स के रिस्पॉन्ड हम करते हैं, हम कहीं भी परसिक्यूशन पॉलिटिक्स नहीं करते। मैं इतना कहना डेफिनेटली चाहूंगी। हो सकता है देखिए हर एक पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, एवरी पार्टी हैज दिस, डॉगमेटिक है, थोड़ा सा रेडिकल हो सकता है, कुछ ज्यादा कर देते हैं न्याय के लिए या फिर एग्जीक्यूशन पावर्स के लिए, लेकिन ये हम एकदम मतलब वी डोंट अग्री विद दैट काइंड ऑफ रेडिकलिज्म। सो हैविंग सेड दैट, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगेन वी वेलकम द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और हमें ऐसा नहीं लगता है कि हमारा जो भी जहाँ पे भी बुलडोजर चलाया गया है एकदम पूरा के पूरा इलीगल है और किसी का मन में ख्याल आया किसी का घर तोड़ दिया, ऐसा नहीं है, ऐसा हमने कभी नहीं किया है। मैं ये भी मानती हूँ रमाकांत जी के साथ, मैं एकदम आई मीन फुल एग्रीमेंट कि कोई एक व्यक्ति ने कुछ किया तो पूरा किसी परिवार का घर तोड़ दो। आई डोंट थिंक वी हैव डन दैट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि जहाँ पे अगर पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रेसपासिंग हुआ है या इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है कर सकते हैं, हाँ थोड़ा प्रोसीजर्स दिया है। आई एम श्योर द रेस्ट ऑफ द वी हैव नेवर आर्ग्यूड एज अ पार्टी, वी हैव नेवर आर्ग्यूड विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, मनासी साहब। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है अभी जिस तरीके से बीजेपी का व्यक्तित्व आ रहा है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे। जो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे आज वो कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट को के सामने आर्ग्यू नहीं करेंगे। पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्ग्यू करने का कोई तर्क जजमेंट के बाद बनता ही नहीं है। उससे पहले आपका रिप्रेजेंटेशन एज ए सरकार पूरा जा रहा था, आप डिफेंड कर रहे थे बुलडोजर जस्टिस को, आप उसके लिए बोल रहे थे कि ये बिल्कुल सही है, हम लोगों ने जो भी क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ उनके घरों को उजाड़ा है, उनकी फंडामेंटल राइट्स को तो चकनाचूर जो किया है उसके बारे में आप टोटल डिफेंस पे थे। और आज जब जजमेंट आया है पूरा देश जजमेंट को सेलिब्रेट कर रहा है, तब आप बैकफुट पे हैं। और लाजमी भी है जब आप पे हैं, आपको पता है देश का नैरेटिव आपके खिलाफ हो रहा है बुलडोजर जस्टिस के ऊपर, तो आपको कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, बीच में ये बोलना पड़ेगा वी वेलकम द जजमेंट, वी सल्यूट द सुप्रीम कोर्ट, दिस इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद देम। बट रियलिटी ये है, मुझे जो ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे देश की राजनीति के लिए, कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र के लिए जो ये पीरियड था 2017 से 2024 तक, जिस तरह बुलडोजर जस्टिस को ना ही हमने इम्प्लीमेंट किया था, उसको जो सेलिब्रेट किया जा रहा था कि किसी का उजड़ते हुए घर को हम देख रहे हैं, जो एक बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसको हम वीक होते हुए टूटते हुए देख रहे थे, उसको जो सेलिब्रेशन का स्पिरिट आ रहा था वो बहुत गलत है। 21वीं सदी के भारत में हम कोई बारबेरियन नेशन नहीं है, हम एक लोकतांत्रिक नेशन है, हम लॉ से बहुत प्यार करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पर ये किसी के टूटते हुए घर को सेलिब्रेट करना और उसको ट्रेंड करवाना और वो व्यक्तित्व जो ये सब करते हैं उसको लार्जर देन लाइफ एक ओहदे पे खड़ा कर देना, ये कहीं ना कहीं हमारे जो देश की स्पिरिट है, हमारे देश की जो आत्मा है उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाती थी। ये जजमेंट से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है इस टाइम पे आने से कि जो सारे पॉलिटिशियंस हैं या जो सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स या चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके लिए एक लेसन है। आने वाले टाइम में आप बिल्कुल भी ना भूलिए कि जो फंडामेंटल डिफरेंस है बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन, उसको आप बिल्कुल क्लियर रखिए। हमारी डेमोक्रेसी के जो 3 पिलर्स हैं उसको टोटली डिमार्केटेड है। आप कभी भी ये मत समझिए कि आप ही जस्टिस है, आप ही जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है। ये बिल्कुल भी आप किसी भी तरीके के अंधविश्वास में ना रहिए या ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहिए कि जो मैंने कर दिया वो बिल्कुल सही है। ये वो जजमेंट एक को सीख देता है और ये ब्लूप्रिंट भी है आने वाले समय में कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम आपके पास नहीं है, चाहे वो बुलडोजर हो या कोई भी दूसरे तरीके का हो। आप सिंपली एज एन एग्जीक्यूशनर, आप एग्जीक्यूटिव हैं और एग्जीक्यूटिव की भूमिका आप अच्छी तरीके से निभाइए। आप जस्टिस देने की तो उसकी डिमार्केशन पे भी मत आइए। वो ग्रे एरिया जो आपने खुद समझ लिया था कि मैं दूंगा जस्टिस, उसको खत्म कर दिया है। बिल्कुल। और जाहिर तौर पर कानून में आप लोग जानकार हैं, कानून के जो नियम है कि ऑडी अल्टरम पार्टम, नोबडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, उस पे जाहिर तौर पर ये क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने बात कही। वो गाइडलाइंस में भी क्लियरिटी के साथ दिया है।
बिल्कुल, गंभीर अपराधों के आरोपी भी है, अगर दोषी भी है तो उसके खिलाफ भी बिना नियम के इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती, वो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। रमाकांत जी के पास जाना चाहेंगे। रमाकांत जी, अब हम थोड़ा सा एक आम आदमी जिस तरह से चीज को समझ पाए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस है वो जो तय की है, क्या नियम है जो तय किए हैं आज की जजमेंट के अंदर, आम आदमी की आम भाषा में जानकारी के लिए, ताकि वो समझ सके। देखिए, सबसे बड़ी बात थोड़ी सी टेक्निकल है, प्रयास करूंगा जनसामान्य की भाषा में कह पाऊं। कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून के नियम से ऊपर नहीं है। जो कानून है वो सर्वोपरि है। कोई व्यक्ति विशेष या सरकार या एग्जीक्यूटिव, कोई भी अंग हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। और जस्टिस गवाई ने एक उदाहरण दिया ब्रिटेन का, कि ब्रिटेन का अगर राजा भी है कोई, तो वो उसकी जो फोर्सेस हैं वो किसी पुअर व्यक्ति के घर में अंदर तक नहीं घुसेंगी यदि कानून उसको परमिट नहीं करता है। यहां से शुरुआत की जस्टिस गवाई ने अपने जजमेंट की। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि कोई कानून से ऊपर नहीं है। कोर्ट ने बहुत स्पेसिफिकली कहा, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड सिटीजन्स आर बाउंड बाय and have to be abide by the law, and there must be mechanism or institution that enforces legal rules if they are breached. तो कानून अगर किसी भी तरह से कोई भी तोड़ता है उसको उसका दंड मिलेगा। अब यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया, अब हम आते हैं अपराधी पर। ये जो अपराधी को तुरंत न्याय देने वाली बात, जो कॉन्सेप्ट चला था कि भाई ऑन द स्पॉट जस्टिस दे रहे हैं हम, तो जज साहब ने कहा कि भाई कोई व्यक्ति अगर किसी का रिश्तेदार, किसी का पुत्र अगर खराब है या उसने कोई गुनाह किया है, तो आप उसके गुनाह को तय करने वाले कोई भी नहीं हो। वो अपराधी है, आपने उसे एक्यूज्ड बनाया, उसे कन्विक्ट करने का या उसको कन्विक्ट एज्यूम करने का अधिकार आपका नहीं है। ये जुडिशरी का फोरम है, इस पार्लेंस में आप नहीं घुसोगे, और यदि इस पार्लेंस में आपने घुसने का प्रयास किया तो ये अवैध होगा, ये रूल ऑफ लॉ में नहीं माना जाएगा। जी। अब बात आती है कि कोर्ट ने कहा कि पब्लिक ट्रस्ट और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी जो है वो सर्वोपरि है। तो कानून का जो रूल है वो सर्वोपरि है। जो ट्रस्ट है, जो आप में ट्रस्ट किया संविधान ने, आपको जितनी ड्यूटीज दी आप उतने में ही सीमित रखिए अपने दायरे को, और प्रोसीजरल फेयरनेस और प्रोसीजरल जो सब्सटेंटिव ग्राउंडिंग है उसको आप मान के चलेंगे। अब आती है बात कि कहाँ आप ये बुलडोजर ला सकते हैं, कैसे आप डेमोलिशन करेंगे। तो डेमोलिशन के लिए कोर्ट ने डायरेक्शन इशू की पैराग्राफ 90 में। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको नोटिस इशू करना पड़ेगा। कोई भी अगर प्रॉपर्टी है, अगर इलीगल तरीके से बनी, जिसमें इंक्रोचमेंट हुआ है, तो आप उसको सफिशिएंट टाइम देंगे टू वैकेट और अरेंज देयर अफेयर्स, और उसमें आप उनको पर्सनल हियरिंग देंगे, उनको सारे कागजात मुहैया कराएंगे कि किस बेसिस पे आप ये मानते हैं कि ये प्रॉपर्टी अवैध है, अवैध निर्माण है। और अच्छा, पिछले दिनों में कुछ वाकये ऐसे भी आए कि साहब पुरानी डेट में साइन किया कागज और कह दिया हमने तो नोटिस सर्व किया था। तो कोर्ट ने एक मैकेनिज्म इसमें डिवाइस किया कि आप हर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को नोटिस भेजेंगे, और वहां हर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसमें एक नोडल ऑफिसर क्रिएट करेगा जो ईमेल बताएगा, और उसमें ऑटोमेटेड मोड पे एक्नॉलेजमेंट रिसिट होगी। तो ऐसा नहीं कि आपने कह दिया हमने तो साहब नोटिस इशू किया था, कोई आया नहीं इसलिए हम इसको तोड़ने आ गए। ऐसा बहुत बार देखने को मिला है। तो वो एक मैकेनिज्म जो होगा एक्नॉलेजमेंट का, कि आप रजिस्टर्ड एडी से भेजेंगे, आप ईमेल से सर्विस करेंगे, और उसके बाद कोर्ट ने कहा तब आप पर्सनल हियरिंग फिक्स करेंगे। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर देंगे, आप उसमें प्रॉपरली उसको हियरिंग का एक, जैसे आपने कहा लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात की, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत आप उसमें अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देंगे, और उस हियरिंग की प्रोसीजर भी रिकॉर्डेड होगा। ऐसा नहीं कि आपने सुन लिया और कह दिया अच्छा जाइए, जैसे बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन होते हैं, आप रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद उसमें आप स्पीकिंग ऑर्डर पास करेंगे, जो फाइनल ऑर्डर है आप वो पास करेंगे।
तो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फाइनल ऑर्डर पास करेगी, उसमें किस पार्टी ने क्या कहा वो रिकॉर्ड करेगी, और रीजंस देने के बाद तब वो कहेगी कि साहब कौन से स्टेप से डेमोलिशन होगा। इसके बाद भी वो प्रॉपर्टी तोड़ी नहीं जाएगी। कोर्ट ने कहा कि अगर अपॉर्चुनिटी ऑफ अपील या जुडिशियल स्क्रूटनी का इसमें प्रोविजन है, जिस कानून में आप नोटिस दे रहे हैं, तो आप उस दौरान भी नहीं तोड़ेंगे। आप समय देंगे कि अगले 15 दिन तक अगर किसी जुडिशियल फोरम ने स्टे नहीं किया या अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी ने स्टे नहीं किया, तब आप तोड़ने की बात करेंगे, उससे पहले आप तोड़ने की बात भी नहीं करेंगे। फिर आया प्रोसीजर ऑफ डेमोलिशन। अगर आप इसके बावजूद भी डेमोलिशन करने जाते हैं तो उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, और ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ये डेमोलिशन रिपोर्ट के साथ म्युनिसिपल कमिश्नर को ईमेल पर जाएगी। तो कुछ भी जो है सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा, हश हश कुछ भी नहीं होगा। और ये जो मनमाने ढंग से काम चल रहा था अधिकारियों का, जो कानून का यूज, मिसयूज और अब्यूज चल रहा था, कम से कम उस पर आज एक पूर्ण विराम लग गया है। तो इस फैसले का वास्तव में तहे दिल से स्वागत है। इन्हीं जजेस की तहत हम इन जजेस के जलाए हुए दिए के तहत हम कह सकते हैं कि संविधान वास्तव में आज जिंदा है, और संवैधानिक जो अधिकार है उनकी हत्या करने का प्रयास करने वाला कोई भी अधिकारी हो, उसको रूल ऑफ लॉ के तहत ही कार्य करना पड़ेगा। जी, जल्दी से मैं दोनों मेहमानों के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ आपसे जानना चाहता हूं मैं, रमाकांत जी। अधिकारियों को तो ये भी कहा कि अगर अवैध तरीके से कार्रवाई की तो अपने खर्चे से संपत्ति को फिर से बनाओगे, लेकिन अधिकारी किन के इशारों पर काम करते हैं? अधिकारी वो आपको भी पता है, तो अब जिनके इशारों पर काम करते हैं उनका क्या होगा? या अधिकारी उनके ऑर्डर को डिफाई कर सकते हैं? देखिए, बात बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, और क्योंकि आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों पैनल पर हैं, तो मेरा एक ही प्रश्न है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में प्रकाश सिंह के बारे में कहा था कि भाई पुलिस को ऑटोनॉमी दे दो, तो ऑटोनॉमी देने का प्रयास किसी भी सरकार ने नहीं किया, किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया। अब अधिकारी को अपनी जान बचानी है, या तो उसको मलाई खानी है। अगर मलाई खानी है तो अच्छी पोस्टिंग चाहिए और अधिकारियों की मंशा पूरी करें, और यदि मलाई नहीं खानी और कानून स्वरूप कानून के सम्मत बात करनी है, तो अशोक जी की तरह से साल में कुछ ट्रांसफर लेते जाएंगे। हरियाणा में उनके साथ बहुत ट्रांसफर होते रहे, और बहुत सारे अधिकारियों के होते हैं, तो वो अपना बैग बिस्तरा बांध के रखें, या तो कानून से सजा पाने के लिए तैयार रहें, और नहीं तो भाई अपने अपने आकाओं को, राजनीतिक आकाओं को खुश करते रहे। वो आका कौन है, क्या है, ये हम सब जानते ही हैं। जी, लेकिन वही बात है कि उन आकाओं के लिए अकाउंटेबिलिटी इस फैसले में दिखती है क्या, कि इस सरकार में इस अधिकारी ने ये काम किया, तो वो सरकार का वो डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट का मंत्री है और लोग हैं, वो कैसे अकाउंटेबल होंगे? सर, वो कभी अकाउंटेबल नहीं हो पाएंगे। अनफॉर्चुनेट बात यही है कि जिसकी कलम से कोई काम हो रहा है, जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति की है। तो वो व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी समझेगा, अदरवाइज ये आका ही खेलते रहेंगे। इसीलिए माफिया एक शब्द है, तो वो माफिया पीछे से काम करता है, और वो माफिया हर जगह है, हर फील्ड में है, वो पीछे से ही काम करता रहेगा। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि उसको सजा कभी नहीं मिलती। बिल्कुल बिल्कुल। शत्रुपा जी, आखिरी सवाल आपसे, जो आप फैसले का स्वागत कर रही है इस चीज़ में, और मान भी रही हैं कि ऐसा हमारी सरकारों ने नहीं किया है, लेकिन मामला कोर्ट तक तभी गया जब ये सारी चीज़ें हो रही थी। दूसरा मामला एनकाउंटर का भी है, वो भी चीज़ें हैं। तो क्या आपको लगता है कि कई मामले ऐसे हैं जिन पर अब शायद भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा अलग तरीके से सोचना चाहिए? आपने खुद माना कि कुछ सभी राजनीतिक दलों में, आपके दल में भी होंगे, कि कुछ लोग ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं या ज़्यादा सख्ती दिखाने की कोशिश में कानून को शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं और उसकी महत्वता को नहीं समझते हैं। क्या थोड़ी सी चीज़ों को सैनिटाइज करने की ज़रूरत है, सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है लोगों को, लीडरशिप को भी, कि नहीं
इकबाल मिला है तो उसका इस्तेमाल कानून तरीके से ही होगा। नहीं, देखिए योगेश जी, पहले तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैं पहले भी कही हूँ, वी आर अ वेरी रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। हमें ऐसा मानसवी जी ने कहा है कि वी आर ऑन द बैक फुट। आई डोंट अग्री। हाँ जरूर, अगर हम सुप्रीम कोर्ट तक अगर केस गया है तो हम जैसे उन लोगों का हक है कि अपना साइड रखें, हमारा भी हक है कि हम हमारा जो रवैया है, हम जो सोचते हैं हमने ऐसा क्यों किया है, वो हम कोर्ट के सामने रखेंगे। अगर कोर्ट का जो जजमेंट है वो हम मानते हैं एंड वी वेलकम द जजमेंट, ये मैं पहले ही कही हूँ। लेकिन ऐसा मानना कि वी आर मिसयूटिलाइजिंग द पावर दैट द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ द स्टेट हैव गिवन अस, दैट इज नॉट फेयर। बिकॉज आपको ये भी समझना चाहिए कि आपने अभी बोला है कि पीपल हु आर रनिंग द स्टेट आर दे अकाउंटेबल, दे आर द मोस्ट अकाउंटेबल। अगर पीपल आर नॉट विद अस, पीपल विल नॉट वोट अस बैक टू पावर, क्योंकि हम बीजेपी ऐसा दूसरे पार्टियों की तरह नहीं है। सोचिए, मैं बंगाल से हूँ, तृणमूल की तरह नहीं है कि डरा के धमका के हम वोट छीन लेते हैं। हम कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। तो ऐसा मैं एकदम ही नहीं मानती हूँ कि वी आर नॉट अकाउंटेबल। वी आर, पीपल डिसाइड एंड पीपल देन विल नॉट वोट फॉर अस, एंड ओके, मैंने वी विल रिस्पेक्ट दैट मैंडेट आल्सो। बट एक चीज है कि जहां पे हमने ऐसा किया है, गलत है कि सही नहीं है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, वी विल चेंज द प्रोसीजर। लेकिन ऐसा मानना कि हर एक क्रिमिनल को ऐसा हक है, हाँ मैं मानती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स एवरीबॉडी द राइट टू अपील, तो वो अभी प्रोसीजर की तरह होगा। लेकिन ऐसा मानना कि वी आर अगेंस्ट द फैब्रिक ऑफ इंडिया, और ये कांग्रेस का मानना है, क्योंकि कांग्रेस इतने सालों तक सिर्फ अपील किया है, तो ये गलत बात है। एंड देन टू से दैट वी आर ऑन द बैक फुट, नो वी आर नॉट, वी विल रिस्पॉन्ड टू दिस जजमेंट एंड वी विल वर्क अकॉर्डिंगली। ठीक है। थापर साहब, एक अंतिम रिएक्शन आपसे। नहीं, मेरा रिएक्शन तो इतना है कि इसमें दो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। एक तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ये बोल रहे हैं कि हम इसको वेलकम करते हैं, और दूसरा बोलते हैं हम अपील करेंगे। तो अगर आप वेलकम कर रहे हैं तो आप अपील नहीं करेंगे, और अगर आप अपील कर रहे हैं तो वेलकम नहीं करेंगे। तो मेरे को बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। नहीं, ठीक है। वो थापर साहब, इनका कहने का मतलब शायद वो कुछ और था। वो अपील सुप्रीम कोर्ट ने जाएंगी वापस, वो कहने का मतलब मुझे लगता है वैसा नहीं है। तो कोर्ट में आपने अपील बोला था, इसलिए अपील का मैंने जवाब अपील के उस कॉन्टेक्स्ट में दिया। नेवरदीलेस मेरे लिए तो ये है कि देश को Excuse me. नहीं, I have given it to you. I have given it to you. तो आपका मतलब वो आर्ग्यूमेंट था, अपील नहीं। I have taken it. I have understood it. So इसको मेरे लिए तो देखिए कि लोकतंत्र को किस तरीके से हम अच्छा बनाया जाए उसकी बात करें। पर मेरे को इस चीज से एक थोड़ा सा एक डर लगता है कि हर चीज में अगर हम सुप्रीम कोर्ट को बीच में डालेंगे, एक मैच्योरिटी आनी चाहिए, एक डेमोक्रेटिक मैच्योरिटी जो पॉलिटिकल मैंडेट से आनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं आज भी मिसिंग है। कि हमको सुप्रीम कोर्ट की जरूरत पड़ती है कि ये बताने के लिए कि बुलडोजर जस्टिस जो है कोई तरह का जस्टिस नहीं है, ये ऑन द कॉन्ट्ररी फंडामेंटल इनजस्टिस है। इसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के साथ मैच्योरिटी ऑल पॉलिटिकल लाइंस में, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज में, बी इट बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, सब में आनी चाहिए कि ये तरीके से हमको देश को आगे बढ़ाना है। हमको किसी भी वोट बैंक पॉलिटिक्स में या किसी माइनॉरिटी मेजॉरिटी की लड़ाई के चक्कर में हम अपने भारत के सिटीजन्स को पीछे ना छोड़ दें। ये कहीं ना कहीं जो मिसिंग हो रहा था, इसको कहीं ना कहीं जो बीजेपी के कार्यकर्ता सेलिब्रेट कर रहे थे बुलडोजर जस्टिस को, इसको कंडेम करना चाहिए। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग करते होंगे या करेंगे फ्यूचर में, इसको कंडेम करना चाहिए। हमको देश को किस तरीके से आगे बढ़ाना है उसकी बात करनी चाहिए। तो हर चीज के लिए अगर हमको बार बार सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो ये हमारी कमजोरी बताती है कि एज अ डेमोक्रेटिक देश हम आज भी कितने पिछड़े हुए हैं कि हमको एक डंडा चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जो हमको हर बार लगता रहे, तब जाके हम सीधी तरह चलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सेल्फ डिसिप्लिन के साथ एक सेल्फ मैच्योरिटी की जरूरत है। बिल्कुल। बहुत शॉर्ट में रमाकांत जी आपसे, फैसले में दे दिया जाता है वो रेट्रोस्पेक्टिवली, क्या इसमें कुछ कहा गया है जो उन लोगों के पहले तोड़ दिए गए घर, उनका क्या होगा, उसके लिए कुछ है क्या? ये मैं जानना चाहता हूं आपसे। सर, जस्टिस चंद्रचूड़ के जो फैसला था मनोज टिब्बरवाल केस में,
उससे हमें इस तरफ एक लीड मिलती है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने 25 लाख रुपए का फाइन उत्तर प्रदेश सरकार पर लगाया और कहा कि ये आप ये लीजिए, और जो मनोज जी हैं, जो जर्नलिस्ट हैं जिनके घर को तोड़ा गया, वो इस बात के लिए कि उन्हें कंपेंसेशन मिले, वो अपनी कार्यवाही जारी रख सकते हैं। तो अगर किसी का घर गलत तरीके से तोड़ा गया तो उसको ये राहत मिली है। अपने घर के लिए जो कंपेंसेशन है, जो उसकी कॉस्ट लगी या उसके साथ गलती हुई, तो वो अपने अपने जो सिविल केसेस हैं वो फाइल करें लोग, और उनको उसमें न्याय मिलेगा। ये इन दोनों फैसलों से, अगर दोनों फैसलों को क्यूमुलेटिवली पढ़ा जाए तो ये निकल के आता है कि कोई भी अगर किसी ने कानूनी मान्य प्रक्रिया को नहीं पालन किया था तो उसको भी सजा मिलेगी, और उसको जो कंपेंसेशन है वो भी क्लेम किया जा सकता है। तो ये दोनों फैसले इस तरफ ले जाते हैं कि अगर कोई किसी के साथ गलती हुई है तो, अदरवाइज भी बहुत पुराना सिद्धांत है, लॉ स्कूल में हम लोग पढ़ा करते थे कि अगर कहीं किसी ने कुछ गलत किया है तो उसके प्रतिरूप में उसकी कोई ना कोई रेमेडी मौजूद है। सो वेयर देयर इज रॉन्ग देयर इज रेमेडी। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए, समझाने के लिए। तो ज़ाहिर तौर पर कानून के हिसाब से चीज़ें चले और कानूनी तरीके से काम हो तो वो बेहतर एक लोकतंत्र के लिए भी है, और बेहतर सरकारों के लिए ये है कि वो अगर सख्ती दिखाना चाहती है तो वो जो प्रक्रिया है और कानूनी तरीके से किसी को सज़ा दिलाने की प्रक्रिया है उसमें तेज़ी लाए। अदालतों की हालत जो हमारी है, केस पेंडिंग है, वैकेंट पोस्ट हैं, उनको भरे, प्रक्रिया में तेज़ी कैसे आ सकती है, वो तरीका हो सकता है कि सरकार वहाँ पर सख्ती दिखाए, उस प्रक्रिया को तेज़ करे ताकि लोगों को न्याय जल्दी मिले, ना कि उसका अपना न्याय वहाँ पर चले जिसमें कानून को दरकिनार कर दिया जाता है। और दूसरा ये जो बड़ी महत्वपूर्ण बात मनासी साहब ने भी कही थी कि हम सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं पूरी देश के अंदर कि एनकाउंटर हुआ उसको सेलिब्रेट, घर ढहा दिया गया किसी का जिसमें शायद उसके पूरे परिवार को जिसका नुकसान है उसको सेलिब्रेट करने, यहाँ तक कि इस देश में मानसिकता हमारी इस तरह की हो गई कि गाज़ा में कुछ हुआ है तो उसको भी हम अपने देश में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये मानसिकता एक बीमार मानसिकता जो है वो हो रही है, और बीमार मानसिकता के लोग एक स्वस्थ डेमोक्रेसी, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए वो फायदेमंद नहीं हो सकते, उसको जिंदा रखने के लिए वो ठीक नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें अपनी सोच भी बदलनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत गौर साहब, मनासी थापर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और शत्रुपा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों के साथ, वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि इस फैसले के बाद चीज़ें कुछ बदलेगी और कानूनी प्रक्रिया से जो है वो तमाम मसले आगे हल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।